अगर आप बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और अपने असाइनमेंट के लिंक पर क्लिक करें। स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर के असाइनमेंट को सॉल्व कर रहे हैं जो इकोनॉमिक्स का असाइनमेंट है। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए। उसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट पे शॉर्ट नोट लिखना है, एक्चुअल एंड पोटेंशियल जीडीपी पर शॉर्ट नोट लिखना है, लिक्विडिटी ट्रैप और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम पर शॉर्ट नोट लिखना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं बैलेंस ऑफ पेमेंट। भाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट इट इज दैट अकाउंट, ये एक ऐसा अकाउंट है विच रिकॉर्ड्स ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस ऑफ अ कंट्री। ये एक कंट्री की सारी ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करता है, किसके साथ? रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ। तो उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। बच्चों, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है क्योंकि इसमें विजिबल आइटम्स का मतलब होता है गुड्स, जो गुड्स का मतलब होता है जो हम गुड्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, और इनविजिबल आइटम्स को रिकॉर्ड करता है। इनविजिबल आइटम का मतलब होता है सर्विसेज का मतलब क्या होता है? जिसमें हम सर्विसेज को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि हमने वहाँ पर बैंकिंग की फैसिलिटी दे दी, या वहाँ से हमने क्या कर लिया, दो टाइप की सर्विसेज है, वेजिज है, कैपिटल है, ये फैक्टर सर्विसेज जो आती हैं वो इनविजिबल आइटम में आएंगी। तो ये उसको रिकॉर्ड करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ना, एक कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बताता है कि ये कंट्री डेवलपिंग कंट्री है या अंडर डेवलप्ड कंट्री है या डेवलप्ड कंट्री है। इसके बारे में ये हमें बताता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके बच्चों दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के। फर्स्ट कंपोनेंट होता है करंट अकाउंट और सेकंड कंपोनेंट होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट इट इज दैट अकाउंट, ये एक ऐसा अकाउंट है जो रिकॉर्ड करता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स, ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज के, ठीक है, एंड यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस। यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है जो वन साइडेड ट्रांजैक्शंस होता है। अब आप बाकी गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को समझते ही हैं। और करंट अकाउंट रिलेट्स करता है सारी रियल एंड शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। ये रिलेट होता है, ये किससे रिलेट करता है? जो रियल ट्रांजैक्शंस होती हैं हमारी, या शॉर्ट टर्म कुछ टाइम के लिए जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको रिकॉर्ड करता है। जो एक्सपोर्ट होता है बच्चों एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स का, उसे अलग से हम सेपरेटली अलग से दिखाते हैं, किसमें? विजिबल आइटम में। विजिबल एक अकाउंट बनता है इसमें, उसमें शो करी जाती हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को, गुड्स के। और ऐसे ही जिसे हम विजिबल आइटम भी कह सकते हैं, ये विजिबल आइटम्स है हमारी, ठीक है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आर रिकॉर्डेड इन इनविजिबल आइटम, उसे इनविजिबल आइटम में रिकॉर्ड करते हैं हम। लेकिन सर्विसेज हमारी बच्चों दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट फैक्टर सर्विसेज होती है हमारी, जो अर्न की जाती हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, जैसे रेंट है, हमने लैंड से अर्न कर लिया, इंटरेस्ट है कैपिटल से अर्न कर लिया, प्रॉफिट है एंटरप्रेन्योरशिप से अर्न कर लिया, और वेजेस है हमारी लेबर से हमने अर्न कर लिया। इसे हम फैक्टर सर्विसेज कहते हैं। लेकिन सर्विसेज तो मैंने बताया आपको दो टाइप की होती हैं। दूसरी होती है नॉन फैक्टर सर्विसेज, जैसे बैंकिंग, शिपिंग और इंश्योरेंस। जैसे मैंने आपको इसमें बता दिया, लैंड से हमें रेंट मिल गया, लेकिन शिपिंग से, बैंकिंग का इनका सोर्स नहीं पता हमें, तो ये नॉन फैक्टर सर्विसेज कहलाती है, जिनके फैक्टर नहीं हैं, लेकिन ये भी सर्विसेज होती है हमारी। तो ये क्लियर हो गया करंट अकाउंट। फिर उसके बाद व्हेन डोनेशंस रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, जब आपने रिसीव्ड करा डोनेशन को रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, तो ये पॉजिटिव यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस कहलाएगी। भाई, डोनेशन वन साइडेड ट्रांजैक्शंस हो गई। डोनेशन का मतलब क्या होता है? डोनेट करना, दान देना, ठीक है, तो वो पॉजिटिव होगी। अगर आपको मिल रहा है, हमारी कंट्री को मिल रहा है, तो वो पॉजिटिव आइटम कहलाएगी। अगर हमारी कंट्री दे रही है, डोनेशन पेड कर रही है, तो फिर वो क्या होगी? नेगेटिव आइटम होगी, नेगेटिव यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस कहलाएगी एक कंट्री की। तो ये हमारा करंट अकाउंट था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल अकाउंट। इट इज दैट अकाउंट, ये भी एक ऐसा अकाउंट है जो रिकॉर्ड करता है ऑल सच इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, सच इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड विच कॉजेज चेंज इन असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ अ कंट्री। भाई, इसमें कैपिटल अकाउंट में उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जिससे एक कंट्री की असेट्स और लायबिलिटी में चेंजेस पाए जाएं। जैसे इसके दो कंपोनेंट होते हैं स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग। इन्वेस्टमेंट का मतलब दो टाइप की होती है, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट।
कमर्शियल बोरोइंग, बोरोइंग दो टाइप की हम पढ़ेंगे, और एक्सटर्नल असिस्टेंस। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर हमारी कंट्री ने रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में, ठीक है, इन्वेस्ट किया, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में इन्वेस्ट किया और कंट्रोल भी हमारी कंट्री के पास ही है उसका, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी पावर हमारे पास ही है उसकी वहां की। देखिए, इट रेफर्स टू द परचेज ऑफ असेट्स अब्रोड अलोंग विद द पावर टू कंट्रोल दैम, ताकि उसे हम कंट्रोल भी कर सकें। जैसे इंडिया ने अमेरिका में लैंड परचेज कर ली तो ये एफडीआई कहलाएगी। टाटा मोटर्स ने जगुआर को परचेज कर लिया मान लो, तो ये क्या कहलाएगा? एफडीआई कहलाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पार्ट कहलाएगा। तो सभी बच्चे ये हमारे फर्स्ट पार्ट को कॉपी करें। अभी मैं दूसरा आपको ये बता रहा हूँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट डालकर, और फिर ये ऐसे आंसर लिखते चले जाएंगे पार्ट ए का, ठीक है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, कॉपी कर लिया वो आपने, तो आगे देख लें आप, उसका पार्ट है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। भाई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रेफर्स करता है ऐसी असेट्स को जो परचेज की है एब्रोड में, वो भी, ठीक है, विदाउट एनी कंट्रोल ओवर दैम, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होगा। जैसे मैंने BMW के कुछ शेयर्स खरीद लिए, तो मेरी कंपनी तो नहीं बन गई वो, ठीक है, तो वो हमारी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। नेक्स्ट है बोरोइंग। बोरोइंग दो टाइप की पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसमें। कमर्शियल बोरोइंग, जब आप पैसा उधार लेते हो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो वो कमर्शियल बोरोइंग कहलाती है, ठीक है। आपने किसी से भी उधार ले लिया, वो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से किसी से भी उधार ले लिया, जब एक कंट्री उधार लेती है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो उसे कमर्शियल बोरोइंग कहते हैं। IMF से लिया, वर्ल्ड बैंक से लिया, या किसी कंट्री से लिया, लेकिन जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उस पर लिया, तो वो कमर्शियल बोरोइंग कहलाएगी। एक होता है एक्सटर्नल असिस्टेंस, जब एक कंट्री उधार लेती है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से लिया उसने, ऐसे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से जिससे वो जानती है या उसका कोई रिलेटिव है, ठीक है, वो भी कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो वो हमारी क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल असिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस्ड होता है, ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग सेंस से, क्योंकि ये बेस्ड होता है डबल एंट्री सिस्टम पर, तो इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट हम क्या पढ़ते हैं? बैलेंस्ड, ठीक है। जैसे वो क्या नाम है, बैलेंस शीट बनती है, असेट साइड लायबिलिटी साइड के इक्वल होती है, तो ऐसे भी इसमें भी इक्वल होती है। लेकिन ऑपरेशनल सेंस से अगर हम पढ़ें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस नहीं होता, ठीक है, इसे करेक्ट किया जाता है अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन से, और ऑफिशियल रिजर्व वो अमाउंट होती है जिससे हम करेक्ट करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो फिनिश हो चुका है स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन सभी देख लें, बी, एक्चुअल जीडीपी एंड पोटेंशियल जीडीपी। ये असाइनमेंट का बी पार्ट है, फर्स्ट का बी पार्ट। एक्चुअल जीडीपी, इट रेफर्स टू एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में एक्चुअल लेवल क्या है आउटपुट का, उसको हम एक्चुअल जीडीपी कहते हैं। इट शोज व्हाट एन इकोनॉमी एक्चुअली डज, ये शो करता है एक इकोनॉमी में एक्चुअली में क्या हो रहा है, वो कैसे परफॉर्म कर रही है, उसमें किस टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो चल रहा है, ज़्यादा चल रहा है या कम चल रहा है, तो वो एक्चुअल कहलाएगा। इट इज़ दैट जीडीपी वेयर शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। याद रखना SRAS, अभी आगे मैं ग्राफिकली बताने वाला हूँ इसे मैं। AD के अगर इक्वल हो तो वो हमारा क्या कहलाता है? एक्चुअल जीडीपी कहलाता है। एक्चुअल जीडीपी हमारा बच्चों ज़्यादा भी हो सकता है पोटेंशियल जीडीपी से, और कम भी हो सकता है। अगर एक्चुअल जीडीपी ज़्यादा हो जाए हमारा पोटेंशियल जीडीपी से, भाई एक्चुअल जीडीपी क्या हो गया? ज़्यादा हो गया पोटेंशियल जीडीपी से, ठीक है, पोटेंशियल जीडीपी से ज़्यादा हो गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इन्फ्लेशनरी गैप पाया जाएगा। अगर एक्चुअल जीडीपी पोटेंशियल जीडीपी से कम है, ठीक है, अपोजिट हो गया, इस बार एक्चुअल जीडीपी क्या है? कम है, ठीक है, और पोटेंशियल क्या है हमारा? वो ज़्यादा है, तो इस गैप को हम क्या कहेंगे? डिफ्लेशनरी गैप कहेंगे। इसी को हम ग्राफिकली समझेंगे, ठीक है, इसे हम इट कैन बी एक्सप्लेन विद द डायग्राम, इसे हम डायग्राम से समझ सकते हैं। अब पोटेंशियल जीडीपी जो होता है भाई, इट रेफर्स टू एक्सपेक्टेड, हम कितना कर सकते हैं, उसकी क्या संभावना है, लेवल ऑफ आउटपुट व्हेन ऑल रिसोर्सेज अवेलेबल इन एन इकोनॉमी फुल्ली यूटिलाइज्ड एट देयर नॉर्मल लेवल ऑफ यूटिलाइजेशन। जो नॉर्मल लेवल है यूटिलाइजेशन का, उस पर जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, तो वो कितना प्रोडक्शन कर सकता है, तो वो पोटेंशियल को शो करता है। रिसोर्सेज इंक्लूड हैं इसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। रिसोर्सेज 4 ही होते हैं हमारे, ठीक है, एट देयर नॉर्मल यूटिलाइजेशन। रेफर टू नॉर्मल यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है?
वेयर रिसोर्सेज आर नॉट एक्सेसिवली एक्सप्लॉयटेड, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं करा है, एक्सप्लॉइट शोषण नहीं हो रहा है उनका, ज़्यादा यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वेस्टेज नहीं हो रही है उनकी, एक्सप्लोटेशन। और रिमेन अंडर यूटिलाइज्ड, नन अंडर यूटिलाइज्ड हैं वो, ठीक है। अंडर यूटिलाइज्ड का मतलब क्या हो गया बच्चों, कि जहां पर एक लेबर जो है ना 20 डेज काम कर रही है रेदर देन द 30 डेज, भाई 30 डेज काम कर रहे होते हैं लेकिन वो 20 डेज कर रही है, तो इसे अंडर यूटिलाइजेशन कहेंगे। पोटेंशियल जीडीपी हमेशा रेफर करता है फुल एम्प्लॉयमेंट को, और फुल एम्प्लॉयमेंट जो होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में क्या होता है कि हम लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो हमारा होता है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होता है। अब मैं इसे ग्राफिकली समझाऊंगा आपको, ग्राफिकली कैसे इसे सॉल्व करेंगे, तो बस थोड़ा सा वो पार्ट और करना है तभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट ये वाला कंप्लीट हो चुका है, तो आप इसे कॉपी करेंगे, दूसरा क्वेश्चन है ये हमारा। फिर मैं इसके बाद, हेलो स्टूडेंट्स, कॉपी कर लिया वो आपने, तो मैं पोटेंशियल जीडीपी और एक्चुअल जीडीपी के बारे में बताने जा रहा था। मैंने आपको कहा था नेक्स्ट उसमें हम डायग्राम बनाएंगे, और वो मैंने 2 लाइन जो खींच रखी है तो वो डिफरेंस नहीं है, आप सेपरेट अलग अलग वैसे ही क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। देखिए 2 डायग्राम, अब ये LRAS होता है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट को शो करता है, ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होती है। ये SR, ये एग्रीगेट डिमांड कर्व होता है जो स्लोप डाउनवर्ड होता है, और SRAS कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है ये, ठीक है। और जहां पर AD और SRAS कर्व इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, एक्चुअल जीडीपी। इसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, एक्चुअल जीडीपी। ये हमारा एक्चुअल जीडीपी है, और ये हमारा क्या शो करता है, पोटेंशियल जीडीपी, पोटेंशियल जीडीपी। एक हमारा एक्चुअल जीडीपी होता है और एक होता है पोटेंशियल जीडीपी। अब मैंने इन फिगर में OX एक्सिस पे क्या शो करा है, जीडीपी, OY एक्सिस पे क्या शो करा है, प्राइस लेवल। LRAS कर्व क्या है हमारा, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो फुल एम्प्लॉयमेंट को शो करता है। AD कर्व एग्रीगेट डिमांड कर्व है जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। SRAS कर्व शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है जो अपवर्ड स्लोपिंग है। तो यहाँ तक हमने ये लिखा, और जो एक पॉइंट E1 है हमारा, E1 पर AD और SRAS इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये एक्चुअल जीडीपी को शो करता है। AD और LRAS अगर शो कर रहा है तो वो पोटेंशियल जीडीपी को शो कर रहा है। AD और LRAS शो ये पोटेंशियल जीडीपी, और AD और SRAS को करता है तो वो एक्चुअल जीडीपी होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर एक्चुअल जीडीपी ज़्यादा होता है, मोर देन, ठीक है, जैसे कि उसमें शो हो रहा है पोटेंशियल जीडीपी से, तो ये इन्फ्लेशनरी गैप को शो करता है। इन्फ्लेशनरी गैप में क्या होता है, जो हमारे जो रिसोर्सेज है ओवर यूटिलाइज्ड होने लग जाते हैं, जिससे वेज रेट बढ़ जाती है, ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, इकोनॉमिक बूम की कंडीशन आ जाती है। सेकंड हमारा डिफ्लेशनरी गैप है। अगर एक्चुअल जीडीपी इस बार हमारा क्या है, कम है पोटेंशियल जीडीपी से, तो इस वजह से क्या होता है, डिफ्लेशनरी गैप पाया जाता है। और डिफ्लेशनरी गैप में अंडर यूटिलाइजेशन शो करता है रिसोर्सेज का, जिसकी वजह से वेज रेट फॉल हो जाती है और रिसेशन की कंडीशन आ जाती है, इसमें इकोनॉमिक बूम आ जाती है, ठीक है। तो शोज ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो ये बस इतना ही इसमें लिख देंगे हम, बाकी और एक्सप्लेन करने की कोई नीड नहीं है। सेकंड बी पार्ट हमारा हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे सी पार्ट के बारे में, जो है लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, वैसे इसे केन्जियन वाले टॉपिक में मनी से रिलेटेड है टॉपिक, तो उसे मैं बताने जा रहा हूँ। पहले आप इसे कॉपी कर लीजिए। हम सी पार्ट देख रहे हैं इसका, लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये केन्स ने डिमांड फॉर मनी अकॉर्डिंग टू केन्स 3 चीज़ों के लिए होती है। जो हमारे पास पैसे होते हैं, सबसे पहले ट्रांजैक्शंस के लिए हम डिमांड करते हैं मनी की। दूसरी चीज़ प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए डिमांड करते हैं। प्रिकॉशनरी का मतलब, पहले ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या हुआ भाई, हमने जो डिमांड करी, सबसे पहले हम खरीदेंगे क्या, कॉमोडिटीज़ को, अपनी डेली की जो नीड्स होती हैं उनको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब हमारा पैसा बच जाता है तो उसके बाद हम दूसरी डिमांड इसलिए भी करते हैं मनी की, प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए, कि फ्यूचर में एक्सीडेंटल लॉस होने की वजह से या एक्सीडेंट होने की वजह से हम नहीं काम कर पाए, अनएम्प्लॉयड हो गए अगर हम, तो उसके लिए डिमांड करते हैं। और थर्ड इसके बाद ऑब्जेक्टिव होता है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। हम पैसों को पैसा कमाने के लिए भी डिमांड करते हैं उसकी, ठीक है। तो ये स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है, ये थर्ड पार्ट हम बता रहे हैं उसमें, जिसे हम लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। लिक्विडिटी ट्रैप में स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी के बारे में पढ़ा जाता है, जो केन्स का थर्ड मोटिव है। पहला मोटिव ट्रांजैक्शंस,
दूसरा प्रिकॉशनरी और तीसरा मोटिव होता है स्पेक्युलेटिव डिमांड। देखिए लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, इट मीन्स प्रीफरेंसेस फॉर कैश होल्डिंग। लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब कि कैश कितना रखना चाहते हो आप। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट में स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, उसे ही लिक्विडिटी ट्रैप हम पढ़ेंगे, उसे ही इस कॉन्सेप्ट को लिक्विडिटी ट्रैप से हम पढ़ सकते हैं। देखिए अगर ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो भाई आपको ज़्यादा क्या होगा, वो प्रॉफिटेबल होगा। वो तो अगर इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है तो प्रॉफिट क्या कर रहे हो आप, ज़्यादा कर रहे हो। इट इज़ टू इन्वेस्ट मनी, तो आपके पास जो स्पेक्युलेटिव डिमांड थी, यानी जो पैसा रखा था स्पेक्युलेटिव के लिए, आप क्या कर दोगे, उसे इन्वेस्ट कर दोगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो इन्वेस्ट कर दोगे इन द परचेज ऑफ बॉन्ड्स, आपने बॉन्ड्स परचेज कर लिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा बच्चों। अब आपके पास जो स्पेक्युलेटिव के लिए पैसा था वो क्या कर दिया आपने, बॉन्ड्स में लगा दिया, तो आपके पास जो उसका कैश है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो कौन सा रिलेशन हुआ, इनवर्स। ठीक है, अकॉर्डिंगली लेस मनी इज हैड एज कैश फॉर स्पेक्युलेटिव डिमांड पर्पज, आपके पास कम पैसा बचेगा डिमांड के लिए। एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो लोग बाग क्या होंगे, अपने पास पैसे को रखना चाहेंगे, ठीक है, कैश के रूप में, ठीक है, ना कि इन्वेस्ट करेंगे वो उसे। ठीक है, इसलिए डिमांड फॉर मनी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और परचेज नहीं करेंगे वो बॉन्ड्स को, इसलिए डिमांड फॉर मनी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसमें कौन सा रिलेशन हुआ, इनवर्स। ठीक है, और यहां पर हम आते हैं, therefore there is inverse relationship between the rate of interest and speculative demand for money is established, ऐसे established हो जाता है। ये मैंने आपको दो ऊपर बता दिए हैं कैसे होता है। और इसके बाद लेकिन इस कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, बट द स्टोरी डज नॉट एंड हेयर, यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं होती है। केन्स बिलीव्स दैट मनी इज द मोस्ट लिक्विड एसेट्स, केन्स ने ये भरोसा जताया है कि भाई मनी तो बहुत ज़्यादा लिक्विड एसेट्स है। इट कमांड्स लिक्विडिटी, इससे आपके पास लिक्विडिटी की कमांड रहती है। होल्डिंग मनी इंप्लाइज कमांडिंग लिक्विडिटी, आपके पास अगर पैसा है तो आपके पास कमांड भी तो है लिक्विडिटी की। दैट मीन्स आप कुछ भी परचेज कर सकते हो, आप अपने पास रखना चाहोगे, आपके पास ऑप्शंस हो जाते हैं। व्हेन द पीपल इन्वेस्ट देयर मनी विद अ व्यू टू अर्निंग इंटरेस्ट इनकम, दे आर फॉरगोइंग द लिक्विडिटी पावर। अगर आप इंटरेस्ट की इनकम अर्न करना चाहते हो तो आपके पास लिक्विडिटी पावर भी तो कम हो जाती है, आपके पास यानी अपने बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो पावर थी वो कम हो जाएगी। अकॉर्डिंगली देयर हैज गॉट टू बी सम मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट टू कंपनसेट द लॉस ऑफ लिक्विडिटी पावर, इसलिए एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वहां तक एक व्यक्ति इन्वेस्ट करना चाहेगा, अपनी लिक्विडिटी पावर को रिड्यूस करना चाहेगा, और उससे अगर मिनिमम हो जाता है तो वो अपना रिड्यूस नहीं करेगा फिर उस कंडीशन में। बिलो दैट मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट, उससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होने पर पीपल प्रेफर करेगा भाई अपने पास ही रखो, फिर तो लिक्विडिटी क्यों से दिया जाए, फिर समझ में आ रहा है, क्यों से इन्वेस्ट किया जाए, फिर तो अपने पास रखो। केन्स डिस्क्राइब दिस सिचुएशन द सिचुएशन ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप, केन्स ने इस सिचुएशन को लिक्विडिटी ट्रैप से बताया है। इसलिए लिक्विडिटी ट्रैप शो करता है कौन सा रिलेशन बच्चों, इनवर्स रिलेशनशिप, किसके बीच में, इंटरेस्ट रेट के बीच में, स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी के बीच में। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें होता क्या है, स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी बिकम्स अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, स्पेक्युलेटिव डिमांड एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो जाती है। ठीक है, कब, जब मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, वहां पर फिर लोग बाग सोचते हैं कि भाई हम अपने पैसों को इन्वेस्ट ना करें, हम अपने पास ही रखें क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं मिल रहा है। जो हॉरिजॉन्टल एलएस कर्व है वो शो करता है इन्फिनिटी डिमांड फॉर मनी, मनी की डिमांड को, वो भी स्पेक्युलेटिव पर्पज़ के लिए। तो बच्चों ये डायग्राम बना देंगे फिर इसके बाद आप, और इस डायग्राम में आप चेक करेंगे ओ एक्स एक्सिस पे क्या शो करता है, डिमांड फॉर मनी, ओ वाई एक्सिस पे क्या शो करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। एल एस कर्व क्या है हमारा, स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी कर्व है जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो रहा है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसमें हम लिखेंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग लिख सकते हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों OR1 होता है ये वाला, ठीक है, ये यहाँ पर है, ये OR1 रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो इस पर क्या होगा, ये तो काफ़ी ल्यूक्रेटिव है, ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है अट्रैक्ट करने वाला है, ये तो काफ़ी, ठीक है। पीपल प्रेफर टू कन्वर्ट ऑल देयर स्पेक्युलेटिव कैश बैलेंसेज इनटू द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो जो लोग बाग हैं, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मिल रहा है तो सारे के सारे पैसे क्या करेंगे, वो करेंगे इन्वेस्ट कर देंगे अगर आपको ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, ठीक है।
इस प्रकार से जो डिमांड है मनी की वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर जीरो हो जाएगी, रिड्यूस होकर जीरो हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट OR1 से OR हो जाता है, इसमें मैंने ये लिख रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट OR1 से OR हो जाता है, तो स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यानी आप अपने पास पैसों को रखना चाहोगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास ही, फिर आप मतलब इन्वेस्ट नहीं करोगे उस कंडीशन में। और ये OR रेट ऑफ इंटरेस्ट वो होती है जहां पर जो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहां पर जो लोग हैं, जो पीपल्स हैं, वो प्रेफर करेंगे अपने पास सारा पैसा रखने के लिए, इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं। इसलिए यहां पर जो डिमांड कर्व है वो LS कर्व हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो जाती है, और जो इन्फिनिटी डिमांड को शो करती है, स्पेक्युलेटिव डिमांड को। समझ में आया बच्चों ये? तो ये है हमारा लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप को, ये हमारा थर्ड पार्ट, फर्स्ट का C पार्ट है, फर्स्ट का C पार्ट आप कॉपी करेंगे, और इसके बाद मैं इसका लास्ट पार्ट बता रहा हूं, वो है हमारा क्या नाम है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। वो बड़ा ही सिंपल है वो वाला। हमारा जो D पॉइंट है वो है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता क्या है, देखिए, इट इज दैट रेट विच इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। ये सरकार के द्वारा बच्चों डिटरमाइन की जाती है। जितने भी एफर्ट्स होते हैं जो मेड किए जाते हैं वो सारे वो गवर्नमेंट के द्वारा ही किए जाते हैं इसे डिटरमाइन करने के लिए। इसमें अंडर द चार्टर ऑफ IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अकॉर्डिंग इसमें सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, जो एस्टेब्लिश हुआ था 1945 में। Every member country should fix the par value of its currency, अपनी in terms of gold and dollar, अपनी जितनी भी करेंसीज हैं उसे डॉलर या उसके गोल्ड के अकॉर्डिंग मेजर करनी है उसे। A member country could change the par value of its currency। एक जो मेंबर कंट्री है वो अपनी पार वैल्यू को चेंज कर सकती है करेंसी की, उसे हम डिवैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन कहेंगे। अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, ओवर वैल्यूएशन घट रही है, तो डिवैल्यूएशन कहलाती है, ठीक है। और वो 10% तक कर सकती है, वो भी IMF को नोटिफाई करने के बाद, IMF को बताना पड़ेगा, उसके बाद कर सकती है। इन केस ऑफ लार्जर वेरिएशन, वो भी जब ज्यादा वेरिएशंस पाए जा रहे हो तभी ऐसा किया जा सकता है, तभी अप्रूवल देगा IMF, अदरवाइज नहीं देगा। समझ में आया? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम पहले चला करता था ये, अब फ्लेक्सिबल चलता है। इसके आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट्स है? सबसे पहले मार्केट स्टेबिलिटी। भाई फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम अगर चल रहा है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है, क्योंकि हर कंट्री को पता रहता है कि भाई उसकी करेंसी की वैल्यू ये है और इतने टाइम तक यही रहेगी, ठीक है। मैक्सिमम अगर चेंजेस आएगा, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होने पे 10% का आएगा। स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज वो होती हैं जो लंबे टाइम के लिए बनाई जाती है, लॉन्ग टर्म के लिए बनाई जाती है। तो अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम आपको गिवन है तो सेंट्रल बैंक हो या सेंट्रल बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेम कर सकता है और गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी को फ्रेम कर सकती है लंबे टाइम के लिए, और वो इंडिपेंडेंट होती है और उसे डर भी नहीं होता कि बाहर से कोई शॉक्स पाए जाएंगे, कोई भी परिवर्तन पाया जाएगा बाहर का, ठीक है। FDI एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। FDI एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है बच्चों इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, वो भी लेस डेवलप्ड कंट्री जैसे कि भारत में स्पेशली, ठीक है, इंडिया में। लॉन्ग टर्म फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज पॉसिबल ओनली इफ एक्सचेंज रेट इज स्टेबल। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी अभी मैं बता रहा था आपको, वो कब पॉसिबल है? जब स्टेबल रहेगी, और इसलिए और कोई भी अनसर्टेन कंडीशन नहीं होनी चाहिए, तभी पाई जा सकती है लॉन्ग टर्म पॉलिसीज। तो एंड ऑफ स्पेकुलेशंस एंड हैगिंग, इसमें कोई स्पेकुलेशंस नहीं पाई जाती। अनसर्टेन होने, भाई अनसर्टेन की कोई कंडीशन ही नहीं है, फिक्स्ड रहेगी, तो इसमें क्या होगा? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है स्पेकुलेशंस की, ठीक है, और ना हैगिंग की। नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब इसके अगेंस्ट क्या है, ये अच्छी क्यों नहीं है? सबसे पहले अच्छी इसलिए नहीं है भाई, ये रिजर्व ऑफ फॉरेक्स। अब इसमें जब हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन कर देते हैं, गवर्नमेंट डिटरमाइन कर देती है, तो उसे मेंटेन करने के लिए फॉरेक्स रिजर्व परचेज करना पड़ता है। भाई हमारी सरकार ने डिसाइड कर दिया $1 45 रुपए का है, अब उस 45 रुपए को मेंटेन करने के लिए डॉलर का जो है ना प्राइस अब बढ़ गया। अब $1 जो है ना पहले 45 रुपए का मिल रहा था, अब $1 हमें 60 रुपए का खरीदना पड़ रहा है, तो सरकार को तो लॉस हो जाएगा। इसलिए वो क्या करती है,
उसको मेंटेन करने के लिए कुछ बहुत सारे डॉलर को खरीद कर रखती है अनसर्टेन सिचुएशन से बचने के लिए, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले हमारा फॉरेक्स रिजर्व ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसमें। दूसरी चीज़, इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। भाई जब आपके पास जितने पैसे हैं वो सारे यूटिलाइज कर ही नहीं पा रहे, वो आपको डॉलर के रूप में रखने पड़ रहे हैं कुछ पैसे, तो आप अपने पैसों को पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, तो रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे, एलोकेट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। स्मॉल साइज ऑफ फॉरेक्स मार्केट, स्मॉल साइज ऑफ फॉरेक्स मार्केट का मतलब ये हो गया भाई जब रेट ऑफ एक्सचेंज फिक्स्ड है तो फॉरेन ट्रेडर्स ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे ट्रेड करने के लिए कमोडिटीज में, क्योंकि वो तो तभी तो ट्रेड करेंगे जब उन्हें प्रॉफिट जाने होने की ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो। अकॉर्डिंगली साइज ऑफ मार्केट क्या रह जाता है, छोटा रह जाता है इसमें। नॉट अ रियल रेट ऑफ एक्सचेंज, ये तो आप जानते ही हैं, ये सरकार डिसाइड करती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो ये रियल एक्सचेंज रेट नहीं होती है, ठीक है, रियल एक्सचेंज रेट नहीं होती है। अब इसमें इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द सप्लाई डिमांड स्टेटस ऑफ डिफरेंट मार्केट, ये डिफरेंट मार्केट की डिमांड सप्लाई को नहीं शो करती है, और क्योंकि ये सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है, इसे कंट्रोल किया जाता है और इसमें प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा ही। तो ये बच्चों हमारा डी पॉइंट है हमारा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी और डी फर्स्ट के ये चारों पार्ट हो चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगा आपको फोर्थ वाला इसमें, ठीक है। तो ये आप कॉपी करिए। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है, फोर्थ वाले को ले रहा हूं उस असाइनमेंट में से मैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में डिफरेंस बताना है आपको। देखिए रियल जीडीपी क्या होता है सबसे पहले, और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज मल्टीप्लायर, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यूजिंग एग्जांपल्स। तो देखिए पहला ए पार्ट, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब रियल जीडीपी क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बच्चों, रियल जीडीपी इज द सम ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये मॉनेटरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, मॉनेटरी का मतलब विच इज रिलेटेड विद मनी। जितनी भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं वो भी एक डोमेस्टिक टेरिटरी में, एक देश की, ठीक है। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, जिसे आप कैलकुलेट करोगे अगर बेस ईयर के प्राइस पर तो वो रियल जीडीपी कहलाएगा। और बाकी सेम चीज, नॉमिनल जीडीपी इज द सम ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, तो सेम रहेगा, विच इज कैलकुलेटिंग एट करंट ईयर प्राइसेज। अगर करंट ईयर के प्राइस पे कैलकुलेट की जा रही हैं तो वो नॉमिनल जीडीपी होगा, अगर बेस ईयर के प्राइस पे कैलकुलेट की जा रही हैं तो रियल जीडीपी होगा। क्लियर। इन रियल, जब आप रियल जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हो, जो प्राइस होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के वो सेम रहते हैं बच्चों, लेकिन नॉमिनल जीडीपी में जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो उसमें क्वांटिटी जो होती है गुड्स एंड सर्विसेज की वो सेम रहती है। रियल जीडीपी चेंज होता है ड्यू टू चेंज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रियल जीडीपी चेंज होता है, अगर रियल जीडीपी बढ़ रहा है, घट रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो क्यों हो रहा है भाई, वो क्वांटिटी में चेंज होने की वजह से हो रहा है, ठीक है, चेंज द क्वांटिटी। और नॉमिनल जीडीपी अगर चेंज हो रहा है वो प्राइस में चेंज होने की वजह से हो रहा है, वो प्राइजेज में चेंजेस होने की वजह से हो रहे हैं। रियल जीडीपी इंडिकेटर होता है सोशल वेलफेयर का, अगर जीडीपी बढ़ रहा है, जब क्वांटिटी बढ़ेगी तो वेलफेयर क्या होगा, बढ़ेगा, तो इसलिए इंडिकेटर होता है वेलफेयर का। लेकिन नॉमिनल जीडीपी इज नॉट इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर, ये सोशल वेलफेयर का इंडिकेटर नहीं होता। एग्जाम्पल, रियल जीडीपी इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी, यानी बेस ईयर के प्राइस लेने, बेस ईयर की क्वांटिटी। भाई क्वांटिटी हमने 10,000 प्रोड्यूस करी, 12 रुपये प्राइस है, 1,20,000, क्वांटिटी बढ़ेगी, ये रहा एरो इस तरफ है, प्राइस सेम रहेगा, तो रियल जीडीपी हमारा बढ़ा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी प्राइस इंटू क्वांटिटी होगा, लेकिन करंट ईयर के प्राइस होंगे बच्चों, करंट ईयर की क्वांटिटी 10 इंटू 10,000, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, ये क्यों इंक्रीज हो रहा है, प्राइस के बढ़ने से, और क्वांटिटी क्या है, सेम है, तो ये हमारा नॉमिनल जीडीपी है। बच्चों जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में तो हम इतना ही पढ़ेंगे, और जीडीपी अभी वेलफेयर के बारे में, ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्योंकि अप्रोक्स ये तो 12 एंड 5 मार्क्स का है, खैर 12.5 मार्क्स। देखिए जीडीपी एंड वेलफेयर लिमिटेशन, ये साथ में ही लिखना है इसी के ही, ठीक है। ये जब असाइनमेंट में आप क्वेश्चन लिख रहे हो तो इसे भी कंप्लीट करना पड़ेगा आपको। जीडीपी एंड वेलफेयर लिमिटेशन क्या है जीडीपी की, डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट,
हम अगर जीडीपी वेलफेयर की बात कर रहे हैं तो जीडीपी यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, रियल जीडीपी की। रियल जीडीपी वेलफेयर ओरिएंटेड होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, कुछ लिमिटेशंस कह सकता हूँ मैं, होती हैं जो वेलफेयर को इंडिकेट नहीं करता है। कैसे, देखिए सबसे पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। अगर जीडीपी, इफ द जीडीपी इज इंक्रीज, अगर जीडीपी इंक्रीज हो रहा है एक इकोनॉमी में, ठीक है, इट इज पॉसिबल दैट इनइक्वलिटीज, ये संभावना है कि इनइक्वलिटीज भी क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। रिच और पुअर का जो गैप है वो भी बढ़ रहा है। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी मे नॉट बी वेलफेयर ओरिएंटेड, कभी कभी वो वेलफेयर ओरिएंटेड नहीं रहता, क्योंकि दो टाइप के होते हैं, एक तो वेलफेयर ओरिएंटेड होता है और एक डिफेंस गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। वेलफेयर ओरिएंटेड अगर नहीं है, अगर उसका पार्ट जो है जीडीपी का वो रिलेट कर रहा है डिफेंस गुड्स को, तो ये डायरेक्टली तो सेटिस्फाई नहीं करती, डायरेक्टली वेलफेयर को तो नहीं बढ़ाती है एक कंज्यूमर के या पर्सन के, लेकिन ये प्रोवाइड करती है पीसफुल सिचुएशन, पीसफुल एनवायरनमेंट जरूर प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, काम कर सकते हैं अच्छे से। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, इंडिया में बार्टर सिस्टम आज भी कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है। एलिमिनेट का मतलब होता है खत्म होना, समाप्त होना। रूरल इकोनॉमीज में ये देखा जाता है जो पेमेंट है लेबर फॉर्म में, ठीक है, ज़्यादातर काइंड के रूप में ही दी जाती है कैश की जगह। जैसे कि उसने काम करा तो उसको व्हीट मिल जाते हैं या राइस मिलते हैं, कैश नहीं मिलता, तो ये ट्रांजैक्शंस अनरिकॉर्डेड रह जाती हैं, जिसकी वजह से ये अंडर एस्टिमेशन होता है जीडीपी का। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों, जो जीडीपी है वो अंडर एस्टिमेटेड होता है, ठीक है, यानी कंप्लीटली पूरा शो नहीं करा जाता वो। एक्सटर्नलिटीज रेफर्स टू द गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ एन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस, कोई ट्रांजेक्शंस करने से अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ता है विदाउट पेइंग द प्राइस एंड पेनल्टी फॉर दैट, तो वो एक्सटर्नलिटीज कहलाती है। दो टाइप की होती है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने से आप वीडियो देख रहे हैं, तो आपका वीडियो देखने से क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है कि आपका माइंड डेवलप हो रहा है, आपको उन चीज़ों के बारे में पता लग रहा है, आप दूसरों को भी शेयर करोगे, ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ कहलाएगी। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब आप यहाँ से जा रहे हो, स्मोक कर रहे हो, ठीक है, खुद तो एंजॉय कर रहे हो, लेकिन पीछे जो आपका फ्रेंड है वो नहीं करता है स्मोकिंग, लेकिन वो भी क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है उसे, ठीक है, उसके लंग्स क्या हो रहे हैं, अफेक्टेड हो रहे हैं उससे, वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ कहलाएगा। लेकिन वो प्राइस भी पे नहीं कर सकते ना पेनल्टी, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ है ये स्टूडेंट्स। इसमें मैंने लिख रखा है जिसका रिजल्ट बेनिफिट को शो करे, दूसरों को बेनिफिट मिलता है वो पॉजिटिव, और दूसरों को हार्म पहुंचाए वो नेगेटिव कहलाता है, ठीक है। तो ये आप कॉपी कर लें, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका। अब मैं लास्ट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ, व्हाट इज मल्टीप्लायर, और फिर इसे आप करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बी, फोर्थ का बी पार्ट, व्हाट इज मल्टीप्लायर। देखिए मल्टीप्लायर एक रेशो होती है बिटवीन चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट की। K इज इक्वल टू मल्टीप्लायर होता है, मल्टीप्लायर इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई होता है, जिसे हम डेल्टा वाई को क्या बोलते हैं, चेंज इन इनकम, और डेल्टा आई को क्या बोलते हैं, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इसी के अकॉर्डिंग इस डेफिनेशन को लिखा है मैंने। K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी इज इक्वल टू 1 अपॉन एम पी एस होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। हाउ टू प्रूव, देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसे, सभी इधर देखें। हम जानते हैं, ये केन्स ने बताया बच्चों, इनकम जितनी भी होती है तो कंज्यूम की जाएगी या फिर सेव की जाएगी, लेकिन इक्विलिब्रियम पर जितनी भी सेविंग होती है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। तो हम इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू सी प्लस आई हो गया, इसे y से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे c से करते हैं, इसे s से करते हैं, और ये i होता है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई लिख सकते हैं। यहाँ पर हम, मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई करा दी बोथ साइड डेल्टा से। मैंने देखा यहाँ पर मुझे डेल्टा लेकर आना है, इसलिए मैंने डेल्टा से मल्टीप्लाई करा दी। डेल्टा वाई डेल्टा सी हो जाएगा और डेल्टा आई हो जाएगा। डिवाइड बाई डेल्टा वाई बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने डेल्टा वाई से डिवाइड कर दिया, क्योंकि मुझे ये प्रूव करना है। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई से डेल्टा वाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ 1 बचा, डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा वाई है, तो मैंने इसके नीचे लिख दिया, सेपरेट कर दिया इन्हें, और इसे इसके नीचे लिख दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या करा बच्चों, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई को मैं इधर लेकर आ गया लेफ्ट हैंड साइड पर, ठीक है। तो ये माइनस का हो जाएगा और इसे एज इट इज लिख दिया।
मैंने मेरे को बताया कि MPC इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता है, ये हम जानते हैं। तो मैं डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई की जगह MPC लिख सकता हूँ, तो ये 1 माइनस MPC हो गया, और ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई हो गया इक्वल टू, है ना। मैंने करा रेसिप्रोकल, मैंने देखा आ तो रहा है कुछ कुछ, लेकिन रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो डेल्टा आई नीचे आ गया, डेल्टा वाई ऊपर चला गया, रेसिप्रोकल कर दिया तो ठीक है। और ये 1 अपॉन 1 माइनस MPC हो गया, ये K की वैल्यू होती है, मैंने यहाँ पर लिखवा रखी है आपको, यहाँ पर ये K हो गया। और 1 माइनस MPC इज इक्वल टू क्या होता है, MPS होता है, तो 1 माइनस MPC इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, MPS, ठीक है। ऐसे हम रिलेशनशिप करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन कह रहा है डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यूजिंग एग्जाम्पल। देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं K इज इक्वल टू 1 अपॉन MPS, अभी हमने प्रूव कराई है यहाँ पर, इसे ले लिया मैंने एक एग्जाम्पल लिया, लेट MPC इज इक्वल टू 0.5 और 0.8 मान लिया। भाई MPC और MPS का सम जो होता है स्टूडेंट्स वो 1 के इक्वल होता है, तो मैंने इसलिए MPC की वैल्यू को 1 से कम ही लिया है, ठीक है। तो ये मैंने 0.5 मान लिया, ये 0.8 एज्यूम कर लिया, इंक्रीज हो रही है वैल्यू यहाँ पर। पुटिंग द वैल्यू MPC इज इक्वल टू 0.5, K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 0.5, 1 में से 0.5 माइनस करेंगे 0.5 बचा, पॉइंट हटाया, 0 ऊपर हो गई, 5 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 2 आ गया। ऐसे ही पुटिंग द वैल्यू MPC इज इक्वल टू 0.8, अब 0.8 K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 0.8 वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो 0.8 को माइनस करेंगे तो 0.2 बचेगा, पॉइंट हटाया, 0 लगाई तो ये 2 5 जा। अब ये वैल्यू राइज हो रही है बच्चों या फिर फॉल हो रही है, ये भी राइज ये भी राइज। अगर दोनों राइज हो रहा है तो ये पॉजिटिव रिलेशन को शो करता है, इकोनॉमिक्स का रूल होता है। अगर एक राइज हो रहा है दूसरा भी राइज हो रहा है, एक फॉल हो रहा है दूसरा भी फॉल हो रहा है, तो वो पॉजिटिव रिलेशन होता है। एक राइज हो रहा है दूसरा फॉल, एक फॉल हो रहा है दूसरा राइज, वो नेगेटिव होता है। देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है यानी बिटवीन द मल्टीप्लायर और MPC के बीच में। अगर वैल्यू है MPC की राइज होगी तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी क्या होगी, राइज होगी। अगर वैल्यू है मल्टीप्लायर की फॉल होगी तो इससे क्या होगा, वैल्यू ऑफ MPC है स्टूडेंट्स, यहाँ पर वैल्यू ऑफ MPC फॉल्स देन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर ऑल्सो फॉल। When the value of MPC 1, अगर बाई चांस मैं 1 वैल्यू रख दूं, 1 अपॉन 1 माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए मैंने क्या करा, K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 1 करेंगे तो 1 अपॉन 0 हो गया। 0 जब अपॉन में होता तो इन्फिनिटी वैल्यू होती है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज इन्फिनिटी, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। यू ऑलवेज रिमेंबर मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है मल्टीप्लायर की, इन्फिनिटी होती है। अब इसके बाद हम देखेंगे वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर या मल्टीप्लायर प्रोसेस क्या होता है। जैसे कि इसमें ये 12 एंड 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मैंने इसलिए वर्किंग भी इसका लिखा है। ये देखिए क्या होता है, मल्टीप्लायर एक प्रोसेस होता है जिसके 3 मैक्रो वेरिएबल्स होते हैं, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजम्पशन, ठीक है, वो कैसे भी बोल दो। अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है तो इंक्रीज कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन इंक्रीज होगा तो इनकम भी इंक्रीज होगी। कैसे होगी ये इसे देख लीजिए, यही प्रोसेस है। ये काफ़ी फेमस कॉन्सेप्ट रहा है केन्ज का। चेंज इन इन्वेस्टमेंट कॉजेज चेंज इन इनकम, एज अ रिजल्ट चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। भाई अगर इनकम चेंज हो रही है तो कंजम्पशन भी चेंज, अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दी तो इनकम इंक्रीज होगी, और आपकी इनकम अगर इंक्रीज होगी तो आप कंजम्पशन ज़्यादा करोगे या कम करोगे, ज़्यादा करोगे, आपका कंजम्पशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब केन्ज ने बताया था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ 1 पर्सन, एक व्यक्ति का उपभोग व्यय खर्चा जो होता है इज द इनकम ऑफ अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति की इनकम होती है। भाई मैंने क्या करा, मार्कर खरीद के लेकर आया, मेरा तो खर्चा हो गया 30 रुपीज़ का, लेकिन सामने वाले की क्या हो गई, इनकम हो गई। समझ में आया। तो ये बताना चाहते हैं केन्स, द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ 1 पर्सन इज द इनकम ऑफ अनदर पर्सन, हैंस चेंज इन कंजम्पशन लीड्स टू चेंज इन इनकम। अगर कंजम्पशन चेंज होगा तो इनकम भी चेंज होगी। ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि चेंज इन कंजम्पशन, ठीक है, जो शुरुआत वाला था वो चेंज इन इन्वेस्टमेंट घटकर चेंज इन इन्वेस्टमेंट के साथ किया गया था जो शुरुआत में, वो 0 ना हो जाए। इसका एक शेड्यूल और देख लीजिए अभी आप, शेड्यूल के बाद ये आपका 4th क्वेश्चन भी
कंप्लीट हो जाएगा, यानी हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसे आप कॉपी कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, ये मैंने आपको बताया था, इसे हम शेड्यूल से एक समझ सकते हैं। सबसे पहले हमने राउंड लिख दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक राउंड लिख लिए। मैंने इंक्रीज करा इन्वेस्टमेंट को इनिशियली 100 करोड़ से, ठीक है। ये सारी करोड़्स में है अमाउंट, ठीक है बच्चों, ये सभी करोड़्स में है और CRS, ठीक है। अब इनकम मैंने 100 करोड़ से इंक्रीज करी, तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करा 100 करोड़ से, तो इनकम भी इंक्रीज हो गई 100 करोड़ से। पहले वाले राउंड में मैंने कुछ भी नहीं माना, इसमें मैंने MPC को माना कि आधा खर्च किया जाएगा। अगर 100 रुपये आपकी कमाई है तो आधा आपने खर्च कर दिया 50 रुपये। अब ये 50 रुपये जब खर्च करा तो आपने सामने वाले की इनकम भी तो होगी दूसरे की, तो ऐसे ही इनकम अगर 50 होगी तो फिर खर्चा कितना करेगा 25, और फिर 25 उसकी क्या हो गई, इनकम होगी। ऐसे 25 इनकम होगी तो उसमें से हाफ अगर इसमें स्पेंड कर दिया तो 12.5 हो गया, फिर इसमें 12.5 दूसरे की, सामने वाले की क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। तो ये ऐसे एक प्रोसेस चलता रहता है जिसे प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लायर कहते हैं, जिसे केन्स ने समझाया था, ठीक है। तो ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई होता है। अगर मैं इसका टोटल करूंगा तो टोटल 100 हुआ इसका, तो और इसका टोटल करा जाएगा तो अप्रोक्स 100 आ जाएगा। इसका टोटल करेंगे अप्रोक्स 100 हो गया, और 100 ऊपर है तो ये कितना हो जाएगा 200। तो K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई है, 200 अपॉन में 100, 20 से 20 कैंसिल, बचा कितना 2, यानी 2 टाइम्स वो हो जाएगा। इनकम 100 का इन्वेस्टमेंट करने से 2 टाइम्स इनकम जनरेट हो जाएगी। ये है मल्टीप्लायर प्रोसेस, समझ में आ गया। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है, बस ये शेड्यूल बनाना है आपको इसके साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।